जन्म पत्रिका से फल कथन में ग्रह, नक्षत्र, राशि और भावों की संपूर्ण जानकारी के साथ ही ग्रहों के कारक अकारक सिद्धांत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना फल कथन असंभव है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में ग्रहों के कारक अकारक सिद्धांत के बारे में। अगर आपने यह जान लिया तो समझो आप जन्म पत्रिका से बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को सीखने के लिए यह पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, आओ ज्योतिष सीखें वीडियो सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रहों के कारक और अकारक सिद्धांत के बारे में। अब तक आपने ग्रह, राशि, नक्षत्र, पंचांग ज्ञान और जन्म पत्रिका के जो भाव होते हैं उनकी संज्ञा और उनसे विचारणीय जो अलग अलग जीवन क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विचार होते हैं उनके बारे में बात की थी, और आपने यह सब ज्ञान प्राप्त किया था। इस वीडियो में आपको ग्रह और भाव के आपसी सामंजस्य से संबंधित कारक और अकारक सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। यह कारक और अकारक सिद्धांत अगर आपने जान लिया तो समझिए जन्म पत्रिका से फल कथन में आपको बहुत ही सहूलियत रहेगी, बहुत आसान हो जाएगा। और इस सिद्धांत के आधार पे ही जन्म पत्रिका से हम फल कथन देखते हैं। वैसे तो हम जब जन्म पत्रिका से फल कथन देखते हैं तो उसमें ग्रह यानी ग्रहों की विस्तृत जानकारी, उनकी संज्ञा, ग्रहों के आपसी संबंध, ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, इसके अलावा राशियों की प्रकृति, ग्रहों की प्रकृति, ग्रह और राशि के आपसी संबंध के बारे में विचार करते हैं। ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि इत्यादि का ज्ञान हमें होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ग्रह और भावों के आपसी सामंजस्य, कारक और अकारक सिद्धांत का ज्ञान होना भी जरूरी है। द्वादश राशि के आधार पर द्वादश लग्न होते हैं, और द्वादश लग्न में अलग अलग ग्रह कारक और अकारक होते हैं। जैसे मेष लग्न में मंगल लग्न का स्वामी है, तो मंगल लग्नेश होने के कारण, सूर्य पंचमेश होने के कारण और गुरु नवमेश होने के कारण कारक ग्रह कहलाता है। वैसे मैं आपको सामान्य तौर पे बता दूं कि त्रिकोण भाव यानी कि लग्न, नवम और पंचम, इनके स्वामी हमेशा कारक ग्रह कहलाते हैं, और षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी अगर इन त्रिकोण भाव के स्वामी न हों तो ऐसी स्थिति में अकारक कहलाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मेष लगन में मंगल लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, तो क्या वह अकारक हो जाएगा? नहीं। अगर कोई ग्रह लग्न, नवम और पंचम इन भावों का स्वामी है तो वह निश्चित रूप से कारक ग्रह ही कहलाएगा। ऐसे ही हम वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में लग्नेश शुक्र, पंचमेश शनि और पंचमेश बुध और नवमेश शनि कारक ग्रह कहलाएंगे। और अकारक ग्रहों में चूंकि षष्ठे जो है शुक्र खुद है तो वह तो अकारक ग्रह नहीं होगा, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी गुरु और द्वादश भाव का स्वामी मंगल अकारक ग्रह कहलाएगा। ऐसे ही मिथुन लगन में बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह कारक ग्रह कहलाते हैं। मंगल अकारक ग्रह कहलाता है, और कर्क लगन में चंद्रमा लग्नेश होने के कारण कारक ग्रह कहलाता है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का स्वामी मंगल और नवम भाव का स्वामी गुरु कारक ग्रह कहलाते हैं। सिंह लगन में सूर्य, गुरु और मंगल त्रिकोण भावों के स्वामी होने के कारण कारक ग्रह कहलाते हैं। और कन्या लगन में बुध, शुक्र और शनि यह तीनों कारक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण यानी कि लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी हैं। ऐसे ही तुला लगन में शुक्र, बुध और शनि। ऐसे ही वृश्चिक लगन में मंगल, चंद्रमा और गुरु। धनु लगन में गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों ग्रह कारक ग्रह कहलाते हैं। मकर लगन में शनि लग्नेश होने के कारण, और इसके अतिरिक्त शुक्र और बुध त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण कारक ग्रह कहलाते हैं। कुंभ लगन में शनि लग्नेश और शुक्र और बुध त्रिकोण भावों के स्वामी होने के कारण कारक ग्रह कहलाते हैं। और मीन लगन में गुरु और गुरु के अतिरिक्त मंगल और मंगल के अतिरिक्त चंद्रमा कारक ग्रह कहलाते हैं। तो ये जो कारक ग्रह है इनका ज्ञान होना आपको अत्यधिक आवश्यक है। कारक ग्रहों के अलावा अकारक ग्रह की हम बात करें
तो त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव से तात्पर्य 6, 8 और 12, इन भावों के स्वामी एक कारक ग्रह कहलाते हैं। इन्हें आप जब जन्म पत्रिका आप देखते हैं तो त्रिक भाव अगर आप देख रहे हैं और अगर त्रिक भाव का स्वामी अगर त्रिकोण भाव का स्वामी नहीं है तो वह उस जन्म पत्रिका का अकारक ग्रह कहलाएगा। और द्वितीय भाव यानी कि दूसरा और तीसरा, इन भावों के जो स्वामी हैं वह सामान्य ग्रह यानी कि न्यूट्रल ग्रह कहलाते हैं। ऐसे ही कोई ग्रह सिर्फ एकादश भाव का स्वामी है, जैसे अगर सिंह राशि एकादश में हो यानी कि तुला लगन में जो सूर्य है तो वह सामान्य ग्रह कहलाएगा, न वह कारक ग्रह की श्रेणी में आएगा न वह अकारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। वह जिन ग्रहों के साथ स्थित होगा, संबंध बनाएगा, वैसा ही अपने परिणाम देगा। इसमें एक तथ्य का हमें ज्ञान होना और भी अधिक जरूरी है कि आप जब नीच और उच्च या स्वराशि के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि कोई जैसे वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, वह नीच राशि का है कर्क राशि में, लेकिन इसके बाद भी वह यहाँ पर कारक ग्रह कहलाएगा और बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। कहने का तात्पर्य कि जो कारक अकारक का सिद्धांत है उसके साथ ही हमें नीच राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, इनका ज्ञान भी अगर होगा तो हम इन दोनों को मिलाकर जब अप्लाई करेंगे तभी हम जन्म पत्रिका से बहुत अच्छा फल कथन कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पर अलग अलग लग्न के कारक ग्रह और अकारक ग्रह के बारे में बताया गया है, यह आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पहले राशियों के नंबर और राशियों के स्वामी ये बताए जा चुके हैं। तो जब आप कोई जन्म पत्रिका देखेंगे तो यह सामान्य तौर पर बहुत आसानी से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से भाव का स्वामी है। भावों की आपको संज्ञा भी पहले बता दी गई थी। तो कारक और अकारक सिद्धांत को आप नोट करके रखिए और इसका निरंतर अभ्यास करिए। इससे आपको जन्म पत्रिका देखना बहुत ही सरल होगा और इसके आधार पर बहुत ही सटीक फल कथन आप कर पाएंगे, यानी कि कारक ग्रहों की दशाएं या कारक ग्रहों के फल बहुत ही अनुकूल होंगे और जो अकारक ग्रह हैं उनके फल जन्म पत्रिका में सदैव अशुभ रहेंगे, ऐसा आपको मानना चाहिए।